हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल जी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। इस लेक्चर 1 में हम पढ़ेंगे चार्ज्ड पार्टिकल्स इन मैटर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम में कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल्स को डिस्कस करेंगे और फिर हम जानेंगे कि न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 में हमने ये पढ़ा कि मैटर की सबसे छोटी यूनिट होती है एटम, जिसको हमने फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ मैटर कहा। सर डाल्टन ने ये बताया, उनकी एटॉमिक थ्योरी में हमने ये पढ़ा कि एटम्स अगर एक ही एलिमेंट के एटम्स को ऑब्जर्व करें तो वो आइडेंटिकल होते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी आइडेंटिकल होती हैं। और अगर हम डिफरेंट एलिमेंट्स को देखें तो उन डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स डिफरेंट होते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती हैं। तो ऐसा कैसे होता है? हाउ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। डाल्टन ने ये बताया कि एटम इनडिविजिबल होता है, बट क्या ये वाकई होता है? क्या एटम का कोई सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं होता? इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हमें मिलेंगे हमारे चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम में। इस लेक्चर के एंड में आपको पता चलेगा कि क्या एटम वाकई इंडिविजिबल है या इसके कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। एटम बहुत ही छोटा होता है, जो कि हम सबको पता है। एक एटम को तो हम देख भी नहीं सकते, इसीलिए इसकी स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था साइंटिस्ट्स के लिए। साइंटिस्ट ने डिफरेंट अप्रोचेस, डिफरेंट अजम्पशंस के थ्रू एटम और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को डिस्कस करने की, को डिस्कवर करने की कोशिश की, जिनके बारे में हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर हम देखें कोई मैटर है, सपोज करते हैं हम ये समझना चाहते हैं कि क्या एटम वाकई में इंडिविजिबल है, क्या इसके कोई सब्सिक्वेंट पार्टिकल्स नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं इसी पॉइंट से। एक एग्जाम्पल लेते हैं। जब सबसे पहले ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि मैटर में कुछ चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, ये क्वेश्चन कहाँ से अराइज हुआ? एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक ऑब्जर्वेशन। अगर आप एक कोम्ब लें और उसको ड्राई हेयर पर रब करें, उसके बाद कुछ छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर के पास इस कोम्ब को ले जाएं, तो आपको दिखेगा कि ये कोम्ब पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर रहा है। इस कोम्ब में ये चार्ज कहाँ से आया? कोम्ब जो कि एक मैटर है, इस मैटर में चार्ज कैसे डेवलप हो गया? मैटर मिलकर बना है एटम से, तो यानी कि जो चार्ज है वो एटम में है। एटम में चार्ज जनरेट होने की वजह से ही ये जो कोम्ब है इसमें चार्ज जनरेट हो पाया है, जिसकी वजह से ये पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर रहा है। जिसका मतलब है कि एटम के कुछ पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। इस ऑब्जर्वेशन ने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को वायलेट किया और हमें पता चला कि एटम में चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले 1900 में सर जे थॉमसन ने एक चार्ज्ड पार्टिकल की डिस्कवरी की, जिसका नाम था इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले 1886 में ई गोल्डस्टीन ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, जिसमें उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब में जब करंट अप्लाई किया, करंट पास किया, तो उन्होंने कुछ पॉजिटिव चार्ज्ड रेडिएशंस को एक रे की फॉर्म में ट्रेवल होते हुए देखा, जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ट्रेवल कर रही थी, जिन रेस को नाम दिया कैनल रेस। इन रेज में कुछ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स थे। इन पॉजिटिव चार्ज का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से काफ़ी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 2000 टाइम्स मास है इन पॉजिटिव चार्ज्ड स्पीशीज का, वो ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन के मासेस से। और सिंस ये हमारी पॉजिटिव चार्ज्ड थी, बट इनका जो मैग्नीट्यूड है वो इलेक्ट्रॉन के
मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के इक्वल है। इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज है उतना ही चार्ज इन पॉजिटिव स्पीशीज पर है, सिर्फ इनके चार्जेस डिफरेंट हैं। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है इस स्पीशीज पर। इसको नाम दिया गया प्रोटॉन। प्रोटॉन को P पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन को E नेगेटिव से रिप्रेजेंट किया। मास प्रोटॉन का 1 यूनिट लिया गया और सिंस इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से कहीं ज़्यादा कम था तो इसके मास को निग्लेक्ट किया गया और नेग्लिजिबल कहा गया कि इसका मास बहुत ही छोटा है। लेकिन जो चार्जेस है वो इस पर +1 है और इलेक्ट्रॉन पर -1 है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई। इससे हमें ये तो पता चला कि एक एटम में एटलीस्ट 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। फर्दर थ्योरी से हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स को पील ऑफ करना यानी कि किसी भी एटम से एक्सट्रैक्ट करना ईजी है एज कंपेयर टू द प्रोटॉन। प्रोटॉन को अगर आप किसी एटम से निकालना चाहेंगे तो इट इज़ क्वाइट टफ, लेकिन इलेक्ट्रॉन बहुत ईजीली बाहर निकल सकता है। कैसे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में हमें ये जानने की ज़रूरत थी, जो हमें साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू बताया कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कैसे सिचुएटेड हैं। इसके लिए हमें जानना था स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। अब स्ट्रक्चर को समझने के लिए जे थॉमसन, रदरफोर्ड और नील बोर ने कुछ अपने मॉडल्स दिए। इन मॉडल्स के थ्रू ये बताने की कोशिश की गई कि एक एटम का स्ट्रक्चर बेसिकली कैसा होता है, उस एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे सिचुएटेड होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। ऐसा मॉडल जो थॉमसन ने डिज़ाइन किया एटम का स्ट्रक्चर बताने के लिए। तो स्टूडेंट्स, सर जे थॉमसन ने ये बताया कि एक एटम एक वाटरमेलन की तरह होता है, जिसमें जो रेड एडिबल पार्ट है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज्ड प्रोटॉन्स है और जो सीड्स होते हैं वाटरमेलन में वो है हमारे इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड होता है पूरे एटम में और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एम्बेडेड होते हैं, स्टड होते हैं, मतलब फंसे हुए होते हैं। रेड पार्ट में जिस तरह से बीज फंसे हुए होते हैं तरबूज में, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं पॉजिटिव चार्ज्ड स्फीयर में। तो ये बताया गया थॉमसन के मॉडल के थ्रू। इन्होंने ये बताया कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। तो इसीलिए जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, क्योंकि जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन कुछ लिमिटेशन थी। थॉमसन ने ये तो बताया कि एटम हमारा स्टेबल होता है, लेकिन कुछ आगे जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो थॉमसन का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो जैसे कि मॉडल था रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड ये जानने के लिए क्यूरियस थे कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से सिचुएटेड हैं, कैसे एम्बेडेड हैं पॉजिटिव चार्ज्ड स्फीयर में, जिसको कि थॉमसन ने प्रोटॉन का नाम दिया। तो रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिसमें उन्होंने थिन फॉइल ऑफ गोल्ड को बहुत पतला करके ऑलमोस्ट 1000 एटम्स थिक एक थिन लेयर बनाई गोल्ड की और उस पर अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट किया। अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। हीलियम पार्टिकल्स जिनका जो मास होता है वो 4 यूनिट होता है, 4 यूनिफाइड मास होता है अल्फा पार्टिकल्स का। अल्फा पार्टिकल्स को उन्होंने इसलिए लिया क्योंकि सिंस इनमें कुछ मास होता है जो कि प्रोटॉन के मास से ज़्यादा है, तो ये फास्ट मूव करेंगे, इनमें जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी। सिंस इन्हें बम्बार्डमेंट करना था थिन लेयर ऑफ गोल्ड में, तो इन्हें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत थी जो कि अल्फा पार्टिकल्स में थी। इसीलिए इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को लिया और गोल्ड फॉइल का यूज़ इसलिए किया क्योंकि ये बहुत मेलिएबल होती है, आप इसको बहुत पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ तो रदरफोर्ड की कुछ एक्सपेक्टेशंस थी कि जो डिफ्लेक्शन होगा
वो सिंस एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों हैं तो कुछ हद तक कुछ डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो जो उसके आउटकम्स थे, जो उसकी ऑब्जर्वेशंस थी, वो उनकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल डिफरेंट थी। जैसे कि बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट अवे पास हो गए, गोल्ड फॉइल को पास करते हुए सारे के सारे अल्फा पार्टिकल्स मैक्सिमम पास हो गए। कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे जो एक एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, वेरी फ्यू, बहुत कम ऐसे पार्टिकल्स थे जो एक एंगल पर डेविएट हो पाए, और 1 in 12,000 अल्फा पार्टिकल्स अपने ही पाथ पर वापस आ गए या फिर मोर देन 180 डिग्रीज पर रीबाउंड हो गए। ये जो ऑब्जर्वेशन था थिन फॉइल ऑफ गोल्ड पर अल्फा पार्टिकल्स के बम्बार्डमेंट का, वो एक बहुत ही इवोल्यूशनरी रिजल्ट था रदरफोर्ड के मॉडल के द्वारा जो दिया गया। इससे ये पता चला कि बहुत सारा जो स्पेस है एटम में दैट इज एम्प्टी। यानी कि एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप किसी दीवार पर बॉल मारेंगे तो वो बॉल वापस आएगी, क्योंकि देयर इज समथिंग जो उस बॉल को वापस करेगा, उससे टकरा कर वापस आएगी। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ पिलर्स हैं और उनके बीच में स्पेस है, अगर आप बॉल मारेंगे तो पिलर से टकरा कर तो बॉल वापस आएगी, लेकिन जो स्पेस है उससे बॉल स्ट्रेट अवे पास हो जाएगी। तो इसका मतलब कि बहुत सारा स्पेस जो था एटम में वो एम्प्टी है। कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो डेविएट हुए, उससे ये पता चला कि जिस वजह से ये डेविएट हो रहे हैं, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड है और ऑलमोस्ट सेंटर में। यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे एटम में नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक एटम के एक बहुत ही कम वॉल्यूम में सिचुएटेड है। अल्फा पार्टिकल्स जो सिर्फ अपने पाथ पर ही वापस आ गए थे, ऐसे बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स थे। तो उससे ये पता चला कि ये जो पॉजिटिव चार्ज जो है वो बहुत ही कम वॉल्यूम में है। वॉल्यूम सेंटर में तो है एटम के, लेकिन बहुत ही कम है। अगर कंपेयर किया गया तो इस सेंटर की जो रेडियस है, अगर आप एटम की रेडियस से कंपेयर करेंगे तो इस सेंटर की रेडियस 10⁵ टाइम्स लेसर देन दैट ऑफ द रेडियस ऑफ एटम। इस सेंटर को नाम दिया गया न्यूक्लियस, जिसमें पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन्स सिचुएटेड थे। तो रदरफोर्ड के मॉडल ने न्यूक्लियस के बारे में भी बताया कि न्यूक्लियस है जिसमें पॉजिटिव चार्ज्ड प्रोटॉन्स सिचुएटेड हैं और बहुत ही छोटा है वॉल्यूम में एज कंपेयर टू द एटम। जो न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा है। लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट्स थे जो रदरफोर्ड का मॉडल नहीं एक्सप्लेन कर पाया, जैसे कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। सिंस सपोज करते हैं ये न्यूक्लियस है तो इसके चारों तरफ हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिवली चार्ज्ड हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं। प्रोटॉन न्यूक्लियस में सिचुएटेड है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। इस रिवॉल्यूशन की वजह से इलेक्ट्रॉन में एक एसिलरेशन जनरेट होता है। एसिलरेशन है तो इसमें एक एनर्जी है। सिंस ये कॉन्टिन्यूअस मोशन में है तो इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी डिके होनी चाहिए और इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली न्यूक्लियस में फॉल हो जाना चाहिए, जिससे कि एटम स्टेबल नहीं रहेगा। अगर इलेक्ट्रॉन ही हमारा न्यूक्लियस में आकर गिर जाएगा तो फिर एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, स्टेबल ही नहीं करेगा। अगर एटम ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो मैटर भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन हम जानते हैं कि मैटर एग्जिस्ट करते हैं और एटम स्टेबल होता है। तो इस बात को रदरफोर्ड का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए फिर तीसरा मॉडल आया, नील बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम, जिसमें इन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करते हैं, जिसको इन्होंने नाम दिया ऑर्बिट और शेल्स। इन शेल्स को बोला गया एनर्जी लेवल, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पर ही रिवॉल्व करता है।
ये डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होते हैं, मतलब कुछ कुछ दूरी पर कुछ कुछ ऑर्बिट्स सिचुएटेड होती हैं, शेल्स होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, जिनको आप सपोज करते हैं ये न्यूक्लियस है, ये हमारे ऑर्बिट्स हैं सर्कुलर जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो न्यूक्लियस के पास जो सबसे शेल होता है उसको नाम दिया गया के, फिर एल, एम, इस तरह से नाम दिया गया के, एल, एम, एन एंड सो ऑन, या फिर इनको नंबर के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया 1, 2, 3, 4। इस तरह से एनर्जी लेवल, ऑर्बिट या फिर शेल्स के बारे में बताया नील बोर ने। उनके मॉडल के थ्रू हम ये जान पाए कि एटम स्टेबल होता है, उसमें एनर्जी का डिके नहीं होता है। नील बोर ने यही बताया कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व तो करते हैं लेकिन एक डिस्क्रीट लेवल पर, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट पर रिवॉल्व करते हैं और उनमें एनर्जी का कोई रेडिएशन नहीं होता है, कोई डिके नहीं होता है। इस वजह से एटम स्टेबल होता है। सबसे लास्ट में डिस्कवरी हुई थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल की, जिसका नाम है न्यूट्रॉन। इस पर कोई चार्ज नहीं होता, इसीलिए इसको डिस्कवर करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगा। क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं था तो ये किसी से रिएक्ट नहीं करता था, अपनी एग्जिस्टेंस कभी शो नहीं करता था। इसको रिप्रेजेंट किया गया स्मॉल n से। इसका मास प्रोटॉन के मास के इक्वल था और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट रहते थे। इलेक्ट्रॉन, अगर हम एक एटम को देखें, एक एटम को डिपिक्ट करें, तो ये अगर न्यूक्लियस है, ये एक ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स सिचुएटेड हैं। न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी हुई वो मास के थ्रू हुई। जब एक एटम के मास को कैलकुलेट किया गया तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत नेग्लिजिबल है, जिसको हम पहले ही निगलेक्ट कर चुके हैं। तो इस एटम का मास ऑलमोस्ट इक्वल आना चाहिए था प्रोटॉन के मास के इक्वल में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एटम का मास प्रोटॉन के मास से ज़्यादा था। तो ऐसा सोचा गया, ऐसा अज्यूम किया गया साइंटिस्ट ने कि जो मास है उसमें सिर्फ प्रोटॉन का ही मास नहीं है, कोई अदर सब एटॉमिक पार्टिकल भी ज़रूर प्रेजेंट है। जेम्स चैडविक ने ये बताया कि जो अदर सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट है वो न्यूट्रॉन है, जिस पर कोई चार्ज नहीं है, और हर एलिमेंट में न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में सिर्फ एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। अदरवाइज सारे एटम्स में न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। स्टूडेंट, हमने अपने लेक्चर 1 में अभी तक ये पढ़ा कि डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी कहाँ पर आकर फेल हुई, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम के कितने मॉडल्स हैं, जे थॉमसन सर का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल और नील बोर सर का मॉडल, जिनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा, और हर मॉडल की क्या ड्रॉबैक्स हैं। सबसे पहले थॉमसन के मॉडल की क्या ड्रॉबैक है कि उनका मॉडल ये नहीं बता पाया कि एटम स्टेबल तो है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एग्जैक्टली जो बाकी एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए थे साइंटिस्ट के थ्रू उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उसका जस्टिफिकेशन थॉमसन्स मॉडल से नहीं मिल पाया। इसके बाद आया रदरफोर्ड का मॉडल, जिन्होंने थिन फॉयल ऑफ गोल्ड पर अल्फा पार्टिकल्स के बॉम्बार्डमेंट से ये पता किया कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एक एटम में, जिसमें हमारे प्रोटॉन्स रहते हैं और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं एक एटम में अराउंड द न्यूक्लियस। रदरफोर्ड का जो ड्रॉबैक था वो ये था कि इन्होंने ये तो बताया कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, लेकिन सिंस इलेक्ट्रॉन्स जब रिवॉल्व कर रहे हैं तो उनकी एनर्जी में डिके होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली न्यूक्लियस में आकर फॉल हो जाना चाहिए, जिससे कि एटम एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये लिमिटेशन थी रदरफोर्ड के मॉडल की, जिसको ओवरकम किया नील बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम, जिन्होंने ये बताया कि एक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पर रिवॉल्व करता है, जिससे उसमें कोई एनर्जी का डिके नहीं होता है। उसके बाद हमने जाना कि न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई। तो अभी तक हमें ये पता चला कि एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
जिसमें इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है, प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से कहीं ज़्यादा है और न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के इक्वल है। तो ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में हमने जाना। नेक्स्ट सेशन में हम ये पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, क्या उसका कोई पैटर्न है, क्या उसका कोई एक लॉजिक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिट्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। हम जानेंगे कि वैलेंसी क्या होती है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर, आइसोटोप्स और आइसोबार्स क्या होते हैं। हम ये सब डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।